नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जो प्रत्येक हर एक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा संस्कार यही एक ऐसी चीज है जो हमको पशुओं से अलग इंसान के रूप में बनाती है और ये हमारा मूलभूत अधिकार है। यह हमारा संवैधानिक घटनात्मक जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अब यह अधिकार छीना जा रहा है, बल्कि इसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। हिंदुस्तान में तो शिक्षा की बहुत बड़ी महान परंपरा रही है। शिक्षा हमारे यहाँ पर राज्य का राजा का विषय होता था। पिछले भी कई सालों तक सरकार इसे करती थी। हम खुद जिला परिषद के स्कूल में पढ़े हैं। देश के न जाने कितने लोग पढ़े होंगे, लेकिन धीरे 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 ये सेवा का क्षेत्र बाजार बन गया और अब ये बाजार लूट करने पर, डकैती करने पर आमदा है। और ये डकैती मासूम बच्चों के ब्लैकमेल कर कर उनके पालकों से, उनके माता पिताओं से की जाती है। और इसका जब अतिरेक हुआ है तो हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं। दिल्ली, नोएडा और देश के विभिन्न शहरों में आए दिन पिछले एक हफ्ता भर से आंदोलन हो रहे हैं। बच्चों ने एडमिशन लेने के बाद फी को दुगना तिगना या कई गुना कर दिया गया है। और कई जगह पर तो एडमिशन के नाम पर जो डोनेशन का गोरख धंधा चलता है वो तो आप सब जानते ही हैं। यह सब कुछ कम था कि अचानक से ऐसी फी की वृद्धि कर दी कि अब चैनल पर इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। और इसलिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए। हम देश भर के तमाम माता पिताओं को आह्वान करेंगे कि वो अपने अपने स्कूल का नाम लेकर जो भी आपके स्कूल के द्वारा आपकी प्रताड़ना हो रही है उसके बारे में हमको जरूर बताइए। इस चैनल के शो का कुछ परिणाम तो उन स्कूलों पर हम जरूर करवाएंगे। पहले मुद्दे को देखते हैं। अचानक से कई प्राइवेट स्कूलों ने 30 से 50% तक फीस बढ़ा दी है। अभिभावक परेशान हैं, कहां से लाएं इतनी फीस, कैसे अरेंज करें बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। ऐसे में अभिभावकों का धैर्य गुस्से में बदलने लगा है। पेरेंट्स का गुस्सा अब स्कूलों पर फूटने लगा है। अपने बच्चों के लिए माँ बाप सड़कों पर उतर आए हैं। प्रशासन से स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ, अब प्राइवेट स्कूलों ने सभी मानकों को तार तार कर दिया है। इन स्कूलों के लिए ना कोई कानून है और ना कोई कायदा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए मानक निर्धारित कर रखे हैं, मगर ये प्राइवेट स्कूल सभी मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ओरिएंटेशन के नाम पर लाखों की वसूली हो रही है। वहीं स्विमिंग के नाम पर हर महीने हजारों वसूले जा रहे हैं। लेकिन स्विमिंग प्रशिक्षण के नाम पर महीने में सिर्फ 2 घंटे प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिभावकों का आरोप है कि इससे ना तो बच्चे स्विमिंग सीख पाते हैं और ना ही दूसरे कामों में रुचि ले पाते हैं। कुछ स्कूलों पर तो डोनेशन के नाम पर भी लाखों वसूलने के आरोप लगे हैं। स्कूल हर बार सालाना फीस के साथ एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फीस, बस फीस, परीक्षा फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस के नाम पर उगाही करते रहते हैं। ड्रेस और किताबें स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है माँ बाप को। ऐसे में स्कूल ड्रेस और किताबों की 10 से 50 गुनी कीमत वसूल की जाती है। ये स्कूल ड्रेस और किताबों की खरीद की कोई रसीद तक नहीं देते। रसीद न देकर ये स्कूल खुलेआम टैक्स की चोरी करते हैं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो पंजीकृत कहीं और हैं, मगर चल कहीं दूसरी जगह से रहे हैं। इन स्कूलों ने रियायती दरों पर प्राधिकरण से जमीनें ले रखी हैं। इसके लिए इन स्कूलों को स्थानीय गांव और गरीब तबके के कुछ बच्चों को पढ़ाना होता है, मगर कोई ही स्कूल ऐसा होगा जो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाता हो। यही नहीं, ये स्कूल चेक के जरिए पैसा नहीं लेते, कैश में उगाही करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्यों खुलेआम इन स्कूलों को मनमानी करने दी जा रही है? क्या सीबीएसई ने अपने मानक सिर्फ धज्जियां उड़ाने के लिए ही बनाए हैं? क्या प्राधिकरण पैसे की उगाही करने के लिए ही इन स्कूलों को सस्ती दर पर जमीन देता है? क्या अब शिक्षा के मंदिर न रहकर पैसों की उगाही करने वाले रह गए हैं? क्या इन प्राइवेट स्कूलों को कानून का कोई डर नहीं है? क्या ये स्कूल किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? प्रशासन और सरकारें क्यों प्राइवेट स्कूलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या अभिभावकों और बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है? क्या शिक्षा के दलालों पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है? अभिभावक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर प्रशासन अभिभावकों की नहीं सुनता है तो अभिभावकों का गुस्सा आंदोलन के रूप में फूट सकता है। हमारे साथ कुछ पालक हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। साथ साथ में हम देश भर के दर्शकों को, कॉलर्स को आह्वान करते हैं कि आप भी अपनी बात को हमारे सामने रखिए। हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी है, जो कि नोएडा से हैं, अध्यक्ष है ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। उनके साथ हमारे और भी पेरेंट्स है, जो कि आप स्क्रीन पर विंडो में उनके नाम देखते हैं। सौमित्र चटर्जी है, सलील अग्रवाल जी है, रचना जी है,
साथ साथ में आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब मिलकर, पूजा अरोड़ा जी है, आप सब पैनलिस्ट जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके साथ जो करोड़ों लोग चैनल को स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने घरों में, वो भी फोन करके, स्काइप करके या सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया को देकर हम तक अपनी अभिव्यक्ति पहुंचा सकते हैं। हम आपकी अभिव्यक्ति को विदाउट एडिट, विदाउट सेंसर सीधे जनता तक पहुंचाएंगे। हम चाहेंगे कि शिक्षा की इस लूट के खिलाफ एक एल्गार हो, एक आवाज हो, एक बुलंदी आवाज, देश के रक्षा, देश के शिक्षा, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ देश की सरकार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए चोरों तक भी जाए। और इसलिए हम अशोक जी से पहली शुरुआत करते। अशोक जी, अब तो अति के भी अति हो गया है। हाँ, एक्चुअली में ये लड़ाई जो है ना, देखिए कोई ऐसी नई नहीं है। आज मेरे ख्याल से लगभग इस लड़ाई को होते हुए 20 साल हो गए और ये 97 में शुरू हुई थी, जब दिल्ली के स्कूलों ने 40% से 400% फीस बढ़ा दी थी अचानक, 5th पे कमीशन के नाम से। और पहली बार देखने को मिला कि मिडिल क्लास इतना दुखी हुआ कि सड़कों के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगा। और फिर 3 महीने लड़ाई करने के बाद फिर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया गया कि उसमें ये कहा गया कि ये जो मनमानी तरीके की फीस बढ़ाना है, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। और अभी तक हमारे देश में कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है ना, वो कानूनी जो है ना, वो बैन है, इम्परमिसिबल है। ये बात लेकर जब हम हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने 98 के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि कमर्शलाइजेशन जो है वो बिल्कुल इसमें नहीं हो सकता और ये सरकार के पास सिर्फ पावर ही नहीं है, सरकार की ड्यूटी भी है इसको चेक करना। और जो फीस के अंदर कैपिटेशन फीस लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लेते हैं, वो कुछ नहीं ले सकते, सिर्फ आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर उस पर ले सकते हैं। वो भी वो ले सकते हैं जो उस बच्चे पे खर्च हो सकते हैं। आप किसी दूसरे बच्चे के लिए भी उस बच्चे पे बोझा नहीं डाल सकते और किसी तरीके की प्रॉफिटिंग नहीं कर सकते, किसी तरीके की कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते। ये कम्युनिटी सर्विस है, एक फिलंथ्रॉपिक है। बिल्कुल, जो आपने बात कही थी कि 20 साल पहले 400 गुना उसको बढ़ाया गया था, एक गैर सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले 25 सालों में 2500 से ज्यादा, 2500 गुना। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में इतनी महंगाई नहीं हुई है, 2500 गुना इसकी बढ़ोतरी हुई। क्या इस बढ़ोतरी से आप सहमत हैं? क्या आप इसको लूट मानते हैं? अगर हाँ, तो अगर इस लूट के खिलाफ बोलना चाहते तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए, अपनी बात को सीधे लाइव कहे। हमारे साथ चटर्जी है। चटर्जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल स्कूल में इतनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं दिन पे दिन, कोई आपका फैसिलिटीज तो कुछ दे नहीं रहा। इन्होंने जस्ट कैपिटेशन फैसिलिटी की जो बात है, क्या वो फैसिलिटी आप मांग रहे हैं या आप पे थोपी जा रही है? हाँ, फैसिलिटीज जो स्कूल कहते हैं जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, बट वही फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। जैसे स्विमिंग पूल के लिए दे चार्ज, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए दे चार्ज, लेकिन स्पोर्ट्स का कोई ट्यूटर नहीं होता है, स्विमिंग पूल का कोई टीचर नहीं होता है। तो ये सब जो चीज़ है थोपा जाता है उसका पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स भी क्या करेंगे, उनको कराना है, बिकॉज उसका साथ वाले जो घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है वो कह रहे हैं अच्छा मैं तो वो स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये करती है। तो उसमें बच्चों का अंदर ना एक क्या कहते हैं आप, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। तो इसके लिए जो बड़े बड़े स्कूल है और छोटे स्कूल है, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। और एक आदमी के पास, मान लीजिए आई हैव गॉट 2 किड्स, दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे और किसी किसी का 3 और 4 बच्चे हैं, वो लोग कहाँ से ले पाएंगे, कहाँ से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे? प्लस इतना महंगाई है आज का ज़माने में। आप घर में आप मान लीजिए उसके बाद EMI देना है, घर क्या किराया हो गया, सब कुछ होने के बाद आदमी कहाँ से 70-80% तो खर्चा ही चला जाता है, सेविंग्स तो कुछ होता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो मुद्दे तो वही है। बिल्कुल। हमारे साथ रचना जी है। रचना जी जी, ऐसा है कि भाई स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज करता है कि ये गेम्स में पार्टिसिपेट लो, ये गेम्स में पार्टिसिपेट, या कोई न्यूज़पेपर का आ जाता है, किसी ना किसी तरह से वो लूट चल रही है। तो इसी को रोकने के लिए ही हम सब इकट्ठे होना चाहते हैं कि किस तरह से इसकी रोकथाम की जाए। तो यही है कि हर चीज़ में ये पैसा लेते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो गेम्स हो, कुछ भी, डांस हो, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भी, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो यही चीज़ जो है वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा। कुछ कॉलर हैं, उनके पास भी चलते, आपके पास भी दोबारा आएंगे। कॉलर के पास पहले चलते हैं। जय हिंद, बोलिए।
मैं ये जो आपने मुद्दा चलाया है, जो आज जो सुदर्शन न्यूज पे स्कूलों के फीस बढ़ाने का मामला लेकर, जी सर, इसमें मुख्य रूप से इसमें केंद्र सरकार को इन्वॉल्व होना होगा। इसके लिए कोई नियम नहीं है अभी तक इसमें। और जो हमारी शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी, मैं उनसे खास निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसमें आकर कुछ ऐसे नियम बनाएं ताकि कुछ कब स्कूलों के फी बढ़ाने या किस तरह की कैटेगरी होनी चाहिए, ये सब लेकर कुछ मापदंड और प्रावधान बनने चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। शिक्षा क्षेत्र के इस विषय में सरकार ने और खास करके केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान देना जरूरी, क्योंकि बहुत से राज्य सरकार में ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने स्कूलों की फैक्ट्रियां खोल के रखी है। उनके लिए तो ये उद्योग है, व्यापार है, बल्कि अगर मैं शब्द बुरा लगे लेकिन उनके लिए ये धंधा है। और धंधा भले ही गंदा हो, लेकिन जब धंधा होता है तो उसको करना मजबूरी होती है। और इसे सत्ता में बैठे हुए अनेक मंत्री, अनेक राज्यों के, अनेक पार्टियों के, शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कोई नेता स्कूल नहीं चलाता, और वो भी इस तरीके से नहीं चलाता। मैं कुछ अच्छा काम करने वाले लोगों के अपवाद को प्रणाम और वंदन करूंगा, लेकिन जो आज सार्वत्रिक रूप में सब जगह हो रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए राजनीतिक नेतृत्व आगे क्यों नहीं आता, ये सवाल तो जरूर बनता है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी। हाँ नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। बड़ौदा से बोल रहा हूँ। हाँ, बड़ौदा से गिरीश चौधरी बोल रहा हूँ। हमारे बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ते हैं, लेकिन क्या है उधर भी एक कुछ न कुछ एक्टिविटी के नाम से इसका उतना पैसा लाओ, उतना पैसा लाओ चालू ही रहता है इनका। और इसके लिए हमें पीटीए जो है उनको कड़ा आंदोलन करना चाहिए, और सरकार का भी फर्ज है कि ऐसे स्कूल की परमिशन रद्द की जाए, क्योंकि शिक्षण के नाम पे सब कौभांड चल रहा है। जो सरस्वती का मंदिर है, अभी मंदिर नहीं बचा है, अभी धंधा हो गया है। और टीचर को भी कम पैसे देते हैं पगार, और ज्यादा उनसे मेहनत करा लेते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए, और कानून को कड़क अमल करना चाहिए। और डोनेशन का जो है, डोनेशन के नाम पे लूटते हैं, वो लूट भी बंद होनी चाहिए। पहले ही देश में भ्रष्टाचार बहुत है, अब ये देखिए एक मुद्दा, नए कॉलर नए मुद्दा बताया। हमारे साथ पूजा जी जुड़ी है। पूजा जी, आप क्या जोड़ना चाहेगी? सर बिल्कुल, अभी जो सुना मैंने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्टिविटीज़ के नाम पे जो है हर दिन कुछ ना कुछ नया सर्कुलर भेजा जाता है, जिसके लिए कि पेरेंट्स मजबूर होकर फ़ी पे करता भी है। कि अभी स्विमिंग के नाम पर है, या कभी एजुकेशन को लेकर, या कभी आउटडोर एक्टिविटीज़ को लेकर, आपने पिकनिक पर जाना है उसका फ़ी है, न्यूज़पेपर का फ़ी है, लेकिन पेरेंट्स देता है लेकिन उसके आउटपुट क्या मिलती है बच्चे को, बात ये है। अगर 40 क्लास में 40 बच्चे हैं या 45 बच्चे हैं तो सबको उतना नहीं मिल पाता है। और हर पेरेंट ये चाहता है कि अगर उसने पे किया है तो एटलीस्ट बच्चों को वो मिले, तो उतनी सुविधा स्कूल में जिसके नाम पर वो दे रहा है। सारी सुविधा हम चाहते भी है, हमारे बच्चे चाहते भी है, हमको अफोर्डेबल भी है, हमारी जरूरत भी है। सलील जी, हमें बेसिकली सुरेश जी ये कुछ बातों को समझना होगा। शिक्षा एक अधिकार है हमारे बच्चों का, और जब शिक्षा के एक अधिकार है तो गवर्नमेंट ने कुछ आरटीई एक्ट वगैरह ये सब चीज़ें बना तो दी हैं, लेकिन बनाने के बाद जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो, जब तक उसकी चेकिंग सिस्टम ना हो, जब तक ये ना पता हो कि हाँ वास्तव में ये अधिकार बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अधिकार दिया गया उसके पीछे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, हर गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कि वहाँ पर उतने ही गवर्नमेंट स्कूल्स और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों। गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर आप विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बात करें तो आप अगर एक भी स्कूल में जा कर के देखेंगे तो वहाँ बच्चों का बैठना भी मुश्किल है। वहाँ बैठने की पूरी जगह नहीं है, जगह है तो जो है वहाँ पर इतनी गंदगी और टूटा हुआ है सारा कुछ। टीचर्स हैं तो वो उस लेवल की नहीं है कि वो पढ़ा भी सकें। हम एक मुद्दे पे बात करेंगे, हमारे पास 1 घंटा है और हम हिंदुस्तान के सामने पूरे मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं। हम देश के शिक्षा के हाल को आपके सामने रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को देखें, देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम को देखें, देश के विभिन्न राज्यों के जो शिक्षा मंत्री है वो अगर इसमें से कोई एक भी गंभीर है तो इस मुद्दे पर जरूर आवाज उठाए। अगले कॉलर, जय हिंद। कॉलेज स्टूडेंट उन लोगों की मुझे लगता है कि मंथली पर्पज से चाहिए। चलती है, आवाज ठीक से नहीं आए, लेकिन हम आपको स्कूलों की लूट कैसी होती है ये दिखाते हैं। स्कूलों की लूट, प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं।
नोएडा में अभिभावकों ने बढ़ी फीस के खिलाफ प्रदर्शन किया। करीब 500 अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। अचानक से ही एपीजे स्कूल ने 30% फीस में बढ़ोतरी कर दी है। ओरिएंटेशन के नाम पर 22,000 रुपए वसूल रहा है एपीजे स्कूल। नर्सरी बच्चों से स्विमिंग के नाम पर 5,000 रुपए वसूले जाते हैं हर महीने। स्विमिंग के नाम पर बच्चों को महीने में सिर्फ 140 मिनट का प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिभावकों ने कहा कि डोनेशन के नाम पर उनसे 24,000 रुपए वसूले गए। स्कूल सालाना फीस के साथ एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फीस, बस फीस, परीक्षा फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस के नाम पर उगाही करते हैं। स्कूल ड्रेस और पुस्तक अभिभावकों को स्कूल से खरीदने पर बाध्य करते हैं। ड्रेस और पुस्तकों का मनमाना मूल्य वसूला जाता है, इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। रसीद न देकर स्कूल टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। सीबीएसई की तरफ से सारे मानक निर्धारित हैं, फिर भी स्कूल मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई स्कूल पंजीकृत कहीं और हैं और चलते कहीं और से हैं। इन स्कूलों ने रियायती दरों पर प्राधिकरण से जमीन ले रखी है। स्कूलों में छात्रों का कुछ प्रतिशत स्थानीय गांवों से और कुछ गरीब तबके से लेना होता है। ये स्कूल स्थानीय गांव और गरीब के बच्चों को शायद ही लेते हों। अभिभावकों से चेक में रकम न लेकर कैश में उगाही करते हैं ये स्कूल। अभिभावकों का कहना है कि इन स्कूलों की सघन जांच की जरूरत है। इसके साथ ही और कई मुद्दे हैं जो अभी हम चर्चा में लेंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है, साथ में हमारे साथ स्काइप पर भी कई दर्शक जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपको? चौहान साहब जी, मैं नमस्कार करता हूं आपको। हाँ, मैं चामुंडा की नगरी देवास से बोलता हूं, मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन के पास से। हाँ, मैं आपका मुद्दा देख रहा हूं। ये बड़े गर्व और खुशी की बात है कि आपने ये बड़ी दिलेरी से पूरे हिंदुस्तान के पालकों के लिए इस आयोजन को आपके सामने आपने रखा। हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। हमारे बच्चे जो है मध्यम आय वर्गीय होने के बावजूद भी 30-30 हजार फीस देके 15,000 18,000 किराया देके देवास से 35 किलोमीटर इंदौर जाना पड़ता है। हमारे खेल मंत्री भी बहुत पहले मतलब स्कूल में शिक्षा मंत्री थे। आज अगर कभी उन्होंने बहुत से कॉलेज बनाए, पर समय से पहले बना देते तो गरीब आदमियों को बाहर पढ़ने के लिए जाना ना पड़ता। जो बच्चे आज यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों की फीस। मैं कॉलर को कहूंगा कि एक ही मुद्दा बताइए, क्योंकि ज्यादा लोग बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग बात करें, अपनी बात को रखे। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं जो इस आंदोलन के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। अशोक जी, आप लोग तो शहरी है और मुझे लगता है उच्च मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग से है। आप लोगों ने जो समस्या रखी है उसमें वो गरीब की समस्या आप लोग नहीं बोल रहे, जिसके पास तो स्विमिंग तो छोड़िए, पीने के लिए पानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सच्चाई तो ये है कि सारी इस जड़ की इस प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो वहाँ से शुरू होती है, सरकारी स्कूल से। क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भी मैं देख रहा था एक चैनल पे कि यूपी के स्कूलों की हालत जो थी वो कितनी ख़राब है। और इसी तरह ये एक नमूना है। और मैं आपके चैनल से लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं वो क्योंकि राजधानी के अंदर है देश की, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है। स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को कम से कम ग्राउंड है खेलने के लिए, कम से कम खुली हवा है। यहाँ पर तो कुछ स्कूल ऐसे है कि वहाँ पर ना वेंटिलेटर है, ना ग्राउंड है, ना कुछ भी है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जाता है ना, वो कोई खाना खाने नहीं जाता है, वो जाता है पढ़ाई करने के लिए। आज पूरे देश में जो गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, दूसरी बातें छोड़ दीजिए जो सुविधा की है, वो स्टैंडर्ड इतना ख़राब है कि 8वीं 9वीं का बच्चा हिंदी भी नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी तो बहुत छोड़ दीजिए। और यही एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको बताता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, प्राइवेट स्कूलों के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण यह है कि सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो इतना निम्नतम है, बल्कि निम्नतम से भी निम्न है। और इसलिए धंधा करने वाले स्कूलों को एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। बल्कि जानबूझकर कुछ राजनेताओं ने शिक्षा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर किया, वीक किया, पीछे रखा, जिससे कि बाजारू विद्यालय आगे बढ़ सके। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए शिक्षा, जो कि हमको पशुओं से अलग करता है। वो संस्कार शिक्षा जहाँ से मिलती है उसको अभी कभी हम शिक्षा के मंदिर, सरस्वती के मंदिर कहते थे, अब वहाँ पर सरस्वती नहीं। अगर लक्ष्मी आपके पास नहीं है तो उसके गेट तक जाने की भी आपकी औकात नहीं है। ये स्थिति पैदा की गई, और ऐसे में अगर देश आवाज नहीं उठाएगा, इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, तो ये लूट ऐसे ही जारी रहेगी। वैसे भी 2500 गुना तक शिक्षा की ये फीस की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब भी नहीं जागे तो फिर आपको 2.5 अक्षर भी मिलना संभव नहीं है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय श्री राम। बोलिए। हेलो, मैं कानपुर से अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, विष्णु प्रसाद से। ऐसा है, माननीय गृह मंत्री जी जो राजनीतिक लालच में थोड़ा सा अपनी पुरानी ताकत को भूल चुके हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी एक समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मजबूत इच्छा शक्ति का असर दिखाते हुए उन्होंने नकल अध्यादेश लागू कराया था। ऐसे ही इच्छा शक्ति और सच मानो तो यह है, राजनीतिक दलों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्कूल चल रहे हैं इनके रिश्तेदारों को, तो थोड़ा ऐसे लोगों को भय न दिखाएं, लेकिन उनसे मोह भंग करके राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दें और अपनी सोई हुई ताकत मानिए शिक्षा मंत्री जी जगह राजनाथ सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री के आधार पे, तो ऐसा संभव नहीं है। और ये बैकबोन बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। इस देश के हर छुट भैया नेता का भी कहीं ना कहीं स्कूल है, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुनाफे का बाजार है जिसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। और इस कंट्रोल के बिना चलने वाला अनियंत्रित ये बाजार जब लोगों के लिए मजबूरी बन जाता है तो उसको भले रोटी कम खाएगा, लेकिन स्कूल की फीस भरना अनिवार्य हो जाता है। हम एक बड़ा अच्छा उपाय, हमारे ट्विटर पर जो विभिन्न प्रकार के दर्शक हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपाय भेजे हैं। कई अनेक ट्वीट्स हम आपके सामने दिखाएंगे, स्क्रीन पर भी दिखा रहे। आप हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल पर भी इसको देख सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ट्वीट्स मैं आपके सामने पढ़कर ज़रूर यहाँ पर दिखाऊंगा। मोटलू कहते हैं कि हमारे स्कूल में तो खाने के लिए केवल मार मिलती है, बाकी तो कुछ मिलता ही नहीं, इसके बावजूद मोटी फीस देनी पड़ती है। इसके साथ ही रविंद्र शुक्ल कहते हैं कि उपभोक्तावाद का ये जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ ही अजय कुमार कहते हैं कि जब अनपढ़ शिक्षक 35,000 सैलरी लेता है तो पढ़ा लिखा बाजार के लिए मजबूर हो जाता है। ये दूसरा पहलू इस क्षेत्र का मुझे लगता है, इसको भी सुनना, देखना और समझना चाहिए। और इसके साथ साथ अनीश बेताल कहते हैं कि आप तो कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का काम करें, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इनको क्या कहना है। साथ नितेश बिंदल अग्रवाल कहते हैं गुरुकुल परंपरा इस देश में शुरू होनी चाहिए या उसका आदर्श लेना चाहिए, जहाँ पर कभी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक जगह पर पढ़े थे। सलील जी, अब तो सुदामा और श्री कृष्ण एक जगह पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, सुदामा और श्री कृष्ण इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वो तो ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और जो जिनके पास पैसा है वो बड़े बड़े स्कूलों में जाने के लिए तैयार हैं। उनके माता पिता जो है वो बड़ी बड़ी डोनेशंस देने के लिए तैयार हैं। तो एक जो डिस्पैरिटी है वो क्रिएट हो चुकी है पेरेंट्स के बीच में भी। हर व्यक्ति ये ज़रूर चाहता है, हर माता पिता ज़रूर चाहता है कि बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन जब सरकारी स्कूलों की वो जो अच्छे की व्याख्या है ना, दुर्भाग्य से वो गलत है। अच्छे की व्याख्या मतलब जिस स्कूल में एसी लगा हो, अच्छे की व्याख्या मतलब जिस स्कूल की बस एसी हो, और अच्छा का मतलब जिसकी फीस सबसे मोटी हो। ये आज ये भ्रम नहीं है। ये सर जो है ना एक स्टेटस सिंबल बनता चला जा रहा है। जो अच्छे माता पिता जो सोचते हैं ना, जो इनके पास पैसा है, वो ये सोचने लगे हैं कि अब हमारा बच्चा कौन से बड़े स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर हम दे सकते हैं, सोसाइटी के बीच में बैठ करके वो बोल सकते हैं कि हाँ जी मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है। शिक्षा क्या ले रहा है उसका अर्थ नहीं है, उस शिक्षा के पीछे कहाँ पर जा कर के वो बच्चे क्या कर रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, किस डिस्ट्रैक्टेड माइंड की तरफ जा रहे हैं, वो सब नहीं है। देखिए, मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ सलील जी से। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी लोग मजबूरी में जा रहे हैं। अगर आप सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय या आर्मी का स्कूल सारे बच्चों को देश के मुहैया करा दीजिए, मैं आपको कहता हूं कि 48 घंटे के अंदर आधे पेरेंट जो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं वो अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। आज पूरे देश में लोग लड़ रहे हैं। आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जब तक विकल्प उपलब्ध नहीं है तब तक तो कहीं जाएंगे, लेकिन हम अच्छे स्कूल की व्याख्या
प्रस्तावित करने में अपयशी हुए हैं, ये भी तो सत्य है। नहीं देखिए, पेरेंट आज की तारीख में पेरेंट ये समझता है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, हर एक पेरेंट ये समझता है आज की व्यवस्था के अंदर मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा कहाँ मिल सकती है, और वो उसके लिए कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि उसकी जो सोशो इकोनॉमिक स्थिति है ना, उसके हिसाब से वो लैंड अप हो जाता है। आज जरूरत है देश के अंदर कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाकर इनके ऊपर पूरी लगाम लगाए, क्योंकि पूरे देश में लड़ाई हो रही है। सिर्फ 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान, जिन्होंने फी रेगुलेट करने का कानून बनाया है। बाकी जैसे यूपी है, यूपी में कोई कानून ही नहीं है। अगर कोई स्कूल अपना फीस बढ़ा ले तो आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट पूछेगी सरकार से कि भाई कौन से कानून में आपने ये ऑर्डर पास किया है। तो आज जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे एक कानून बनाए रेगुलेट करने का फीस, और उसमें एक सजेशन भी है पूरे देश भर में शिक्षा यूनिफाइड होनी चाहिए। और जिस प्रकार का शिक्षा का सिलेबस आए दिन बदला जाता है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि सारे सरकारी लोग जो है वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में भेजे। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर भी एक कानून बना के इसको लागू करे। यूपी में फैसला तो दिया है, इंप्लीमेंट कहां हुआ है? इंप्लीमेंट तो हुआ ही नहीं है। गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा इसके लिए, वैसे नहीं इंप्लीमेंट होगा ये। वो कानून बनाया कि सारे जो एम्प्लॉइज है उनको भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर कोई चैलेंज करेगा कल तो ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपहोल्ड कर देगी। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को। और जो देश की जनता है जो लड़ाई कर रही है ऑलरेडी, मुझे लगता है सबको इकट्ठे होकर ये लड़ाई करनी पड़ेगी, और उनको समझना पड़ेगा कि उनकी मुक्ति जो है ना सरकारी स्कूलों की ही अच्छी बनने के अंदर उनकी मुक्ति है। इसलिए यही सूचना ट्विटर पर दे रहे हैं कि अगर सारे नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाने की कंपल्शन की जाए तो 24 घंटे के अंदर शिक्षा के इस मंदिरों का चित्र आपको बदला हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या ऐसी होने की संभावना है? मुझे तो लगता है कि अगर कोई कर सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी राज में ये हो सकता है, और ये हो इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, उन तक आपकी आवाज को पहुंचाना पड़ेगा। सरकार को भी आपकी बात करने के लिए आपको बाध्य करना पड़ेगा। और इसलिए इस बार बढ़ी हुई फीस, मैं कभी कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था, हमारे यहाँ पर एक 25 पैसे का फॉर्म शुरू हुआ था, जो कि कंसेशन फॉर्म होता है, जो एसटी में पास बनता है उसके लिए, जो कि पहले फ्री मिलता था। अचानक से जब उसकी फीस उसको रकम लगाई गई तो 25 पैसे अमाउंट बड़ी नहीं थी, लेकिन इनलॉजिकल अमाउंट थी कि 25 ही क्यों, वो 10 पैसे क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, 25 ही क्यों? आखिर क्या कारण है कि आप अब तक फ्री चल रही चीज को आप अचानक से कोई वैल्यू दे रहे? और आखिर इसका तर्क क्या है? अगर वो तर्क नहीं देंगे तो कल ये 25 पैसे का फॉर्म 2.5 रुपए का होगा या 100 रुपए का भी हो सकता है। इन लॉजिकल फीस को वसूलने का ये षड्यंत्र अगर समय पे नहीं रोका गया तो आपकी लूट तय है। हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं। कारण देखिए। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर के कई प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ोतरी की है। कुछ स्कूल तो बिना किसी मानक के स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। जब इन स्कूल प्राध्यापकों से बात करने की कोशिश की जाती है तो ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। गैर कानूनी तरीके से पैसे की उगाही, कभी ओरिएंटेशन के नाम पर तो कभी स्विमिंग के नाम पर ये स्कूल अभिभावकों से पैसे की लूट कर रहे हैं। डोनेशन के नाम पर भी पैसे वसूलते हैं कुछ स्कूल। कुछ अभिभावकों का आरोप है कि जो प्रशिक्षण ये स्कूल बच्चों के लिए नहीं देते उसके लिए भी फीस वसूली जाती है। महंगी ड्रेस और किताबें स्कूलों से खरीदने पर मजबूर अभिभावक। प्राइवेट स्कूल बाजार भाव से 10 से 50 गुना ज्यादा रेट में स्कूल ड्रेस और किताबें देते हैं। माँ बाप भी स्कूल से महंगा सामान खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये स्कूल एडमिशन के समय ही इन सब की कीमत वसूलने की कोशिश करते हैं। टैक्स चोरी करते हैं प्राइवेट स्कूल। अभिभावकों का आरोप है कि ये स्कूल पैसे चेक से नहीं लेते, केवल कैश में ही पैसे लेने को कहते हैं। इससे न सिर्फ सरकार को चूना लगाया जाता है बल्कि अपराध भी किया जाता है। इसके लिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन की प्राइवेट स्कूलों पर चुप्पी। अभिभावक फीस बढ़ोतरी को लेकर डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन ढाक के 3 पात वाली बात बताकर अभिभावकों को लौटा देते हैं। ऐसे में अभिभावकों का गुस्सा करना लाजमी है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, सुरेश जी को नमस्कार। बोलिए। सहारनपुर से सचिन बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ये जो आपने अभियान चलाया है इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, ये जो काबिले तारीफ है सर। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो कुछ स्कूल देहात में ऐसे हैं
जो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और बहुत कम दामों पर दे रहे हैं। ऐसी जानकारी हम तक जरूर भेजिए, हम ऐसे स्कूलों का नाम लेना चाहेंगे। मैंने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में कहा था कि देश में आज भी कुछ लोग अच्छा काम कर रहे, लेकिन दुर्भाग्य से बुरा ही अपवाद होना चाहिए, यहाँ पर अच्छा ही अपवाद है और इसलिए सबको एक साथ देखना मजबूरी है। हम आपको कुछ अभिभावकों की वीडियो प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं, देखिए। हर तरह से स्कूल को सोचना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ जिस फैमिली से दो बच्चे आ रहे हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू मैनेज द फीस, राइट? सो द पब्लिक स्कूल विल हैव टू टेक आउट सम वे where the parents don't feel burdened, at the same time the fees comes regularly to the school. बिजनेस का तो कोई मुझे ज़्यादा नहीं, पर हाँ फ़ी तो बहुत बड़ा है और इस साल ज़्यादा बड़ा है, जो कि हमारे लिए जब 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो देना तो सोचना होता है कि हाँ इतना फ़ी देना हुआ, देना पड़ा इस वक्त एक बार में। हाँ, उन्हें बताना ज़रूर चाहिए कि ये जो बढ़ा रहे हैं वो किस बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। एक बार इन्फॉर्म ज़रूर पेरेंट्स को करना चाहिए कि हाँ हम बढ़ा रहे हैं, कितना हम कैसे ले रहे हैं, क्या हमारा बस भरा। तो वो कुछ भी बता के नहीं होता, बस अचानक से पेरेंट्स को पकड़ा दिया जाता है, वो हमें देना होता है। बर्डन तो बहुत पड़ता है, मतलब हर तरीके से वो करना पड़ता है हम लोगों को मैनेज, और फीस भी बढ़ जाती है, जैसे कन्वेंस वगैरह है, तरह तरह के, वो इस बार भी बढ़ी है फीस स्कूलों की। रोज जो फीस बढ़ जाती है स्कूलों के अंदर, हर साल जो ये फीस बढ़ा दे रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसकी वजह से आम जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एज ए पेरेंट मैं खुद भी इस दर्द से झेल रहा हूँ, इस दर्द को, और मुझे पता है कि मेरे अर्निंग का एक मोटा हिस्सा। एक बात मैं पैनल से पूछना चाहता हूं, चटर्जी इसका जवाब दे। एक बात मैंने कॉमन नोट की है, सारे लोगों ने कहा कि अगर 2 बच्चे हैं तो क्या होगा। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपके दूसरे बच्चे पर इसका असर पड़ रहा है, आपके बच्चे ज़्यादा होने के सोच पर असर नहीं पड़ रहा है चटर्जी जी? हाँ, ऑब्वियसली वो तो है ही। मतलब हमारे पहले कभी 8 बच्चे हुआ करते थे, हाँ, बाद में घटते घटते इसी प्रकार के शिक्षा की बाजारीकरण से आप 2 पर आ गए। हाँ। अब 2 में भी बच्चे, सारे माता पिता ये कह रहे, कॉमन बात कह रहे, आपने भी, रचना जी ने भी ये बात कही कि अगर 2 बच्चे हैं तो मुश्किल है। इसका मतलब 1 बच्चा करो, अगली पीढ़ी अपने आप सोचेगी। तो ये भी एक लंबे षड्यंत्र का भी हिस्सा हो सकता है। अशोक जी? नहीं, देखिए, शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है कि लोग अपने बच्चे कम पैदा करें। अब आज पूरे देश में लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन का इलाज यही है कि लोग शिक्षा में जाएं। जब शिक्षा में जाएंगे तो जिम्मेदारी होगी। और हम देखते हैं कि सारी कम्युनिटीज के अंदर जहां लोग शिक्षा में जाते हैं, वहां पर जो है वो अपने बच्चे कम से कम होते चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक राज है शिक्षा, कि अगर सबको शिक्षा में भेजेंगे। इशारा कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ये एक षड्यंत्र है कि हिंदुस्तान के हिंदू जो है वो बच्चे कम पैदा करें, जिस कारण जिसके ऊपर इतना दबाव बनाया जाए कि अपने आप वहां पर बच्चे पैदा कम करने की एक मानसिकता लोगों के अंदर लाई जाए। नहीं, ऐसा लिंकेज नहीं है कि अगर आपके जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हमारे उत्तर प्रदेश में जो हिंदी की गिनती स्कूलों में खत्म कर दी गई, सरकारी स्कूलों में। जो भी बच्चा 7 पढ़ेगा या 7 पढ़ेगा, 8 पढ़ेगा या 8 पढ़ेगा, उसे इसको आप सरकार तक पहुंचाए। हमने तो कोशिश करा, नहीं पहुंच पाई बात। चलिए, हम जरूर आपकी बात को पहुंचाएंगे। हमें भी ये पहली बार पता चला है। हमने तो पिछले दिनों मेरीलैंड यूनिवर्सिटी में जो हिंदी बंद हुई थी उसके लिए आंदोलन चलाया था, और उसका परिणाम हुआ कि वहाँ पर रह रहे अनिवासी भारतीयों ने, एनआरआईओं ने फंड इकट्ठा करके वहाँ की यूनिवर्सिटी को देकर हिंदी शुरू करवाई। विदेश में ये स्थिति है, और दिल्ली में या उत्तर भारत में, जिसको हिंदी बेल्ट कहा जाता है, वहाँ पर हिंदी को स्कूलों से हटाया जा रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, मैं रोहतक से डॉक्टर सतपाल काजन बोल रहा हूँ। हाँ। और आपने चैनल जो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, और इसमें अगर जो ना अमल हो गया तो लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपके चैनल से मुझे पता लगा कि 30% फीस बढ़ाई है, तो परंतु ये हरियाणा में 3 गुना ज्यादा बढ़ रही है फीस। और जो शिक्षक हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और उनका वेतन नाम मात्र का होता है, और ट्यूशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। भाई बच्चे ट्यूशन लगाएं, और यहाँ ट्यूशन की पढ़ाई बढ़िया होगी। साल में 4 बार टूर का प्रोग्राम होता है, 20-25 हज़ार रुपए की हर बार डिमांड होती है। तो ये
कोर्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस पर अगर कार्रवाई होती है तो हमें बड़ी खुशी होगी। और सस्ती वर्दी देते हैं, पैसे पूरे लेते हैं, और खाने के जो पैसे लोगों से भरवाते हैं बच्चों से, वो खाना देते हैं लंच के अंदर। और यहाँ तक एक शिकायत और मिली है, जो बच्चे अच्छे टैलेंट है उन बच्चों के नंबर भी कम देते हैं उनका दिल तोड़ने के लिए, और टीचर जो ना अपने बच्चों के नंबर। धन्यवाद। हम पूजा अरोड़ा हमारे साथ है। पूजा जी, जिस प्रकार की आप लोग यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे, आप हमारे बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि जो कॉल आ रहे हो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं और आप लोग शहरी क्षेत्र से यहाँ पर बैठे, दोनों की प्रायोरिटी और बात भी आप समझ रहे हैं कि आप लोग तो फैसिलिटी की बात कर रहे हैं और वो लोग तो बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में जो है, लेकिन अभिभावक के अगर नाते से देखा जाए तो बच्चों के लिए दोनों ही क्षेत्र में सेम तरह का ही पेरेंट्स चाहते हैं कि सुविधाएं भी मिलें। और जिस नाते से पेरेंट्स स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो, लेकिन उनको बच्चों के लिए उतना उनको बच्चों को मिलना भी चाहिए स्कूल के अंदर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी प्राइवेट स्कूल ना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों की जेब जो है ना वो खाली हो रही है। और ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, देखिए ये एम्प्लॉइज को भी लूटते हैं, ये पेरेंट्स को भी लूटते हैं, ये सरकार को भी लूटते हैं। वाला था कि हमारे पास अभी ट्विटर पर और फेसबुक पर कई लोगों ने यह प्रतिक्रिया भेजी है कि शिक्षकों से जो सैलरी दिखाई जाती है वो सैलरी उनको चेक से देने के बाद उनसे फिर कैश में वापस ली जाती है और शोषण होता है। 3-3 हजार रुपए सैलरी, 4-4 हजार रुपए जो कि चपरासी से भी कम है, उनको 2-2, 5-5 साल नौकरी कराई जाती है इस लालच में कि आपको परमानेंट करेंगे। अशोक जी, देखिए इसके लिए ना बहुत टीचर्स की सिक्योरिटी की भी जरूरत है। मैं इसीलिए कहता हूँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए कि देश में जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल में टीचर्स हैं और जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी किसी तरीके से भी जो है वो जो सरकारी स्कूल के टीचर और एम्प्लॉइज होते हैं उससे कम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का कानून बनाना चाहिए, उनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज देनी चाहिए। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की मनमानी के ऊपर जो है कानून बनाना चाहिए। तीसरा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए। अगर वो लागू होना चाहिए, वो तो पूरे देश में होना चाहिए कि सारे अधिकारी और नेताओं के बच्चों को स्कूल कंपलसरी कर दो सरकारी, सब ठीक हो जाएगा। देखिए आज कानून रचना जी, एक और बात सामने आई है, ये पढ़े लिखे लोग उस कानून का इस्तेमाल करेंगे, हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस लाएंगे और इनकी लगाम लगाएंगे। बिल्कुल। रचना जी, एक और बात हम देखते हैं कि जो स्कूलों में हर 3-4 साल में सिलेबस बदल जाता है और उसके कारण जो पीछे से आने वाला बच्चा है, अपने घर के 2 बच्चे हो, मेरे भी 2 बच्चे हैं, अगला के पुस्तकें इसको काम नहीं आती। जबकि हमारे घर में हम 4 थे, हम 4 भाई बहनें थे, मेरी पुस्तक मेरी सबसे छोटी बहन तक भी काम आई थी। जी ये तो सब लूट है सर। इसमें इस लूट को आप लोग हंस के टाल रहे हैं ना, मतलब आप इसको स्वीकार रहे हैं। इसमें सुरेश जी गंभीर विषय है क्योंकि सुरेश जी इसमें मैं आपको अपडेट करूंगा। 2007 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके अंदर ये कहा गया था कि जो है सिलेबस तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि जो है वो जो एफिलिएटेड बॉडी है जो एफिलिएशन दे रही है वो जब तक चेंज नहीं करती है। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि जब 2007 का एक वर्डिक्ट आया उसके अंदर कई प्रावधान ऐसे किए गए थे जिसमें कि यूपी गवर्नमेंट को जो है कई एक चीज़ें इंप्लीमेंट करनी थी। एक कमेटी बनानी थी जिसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिसमें कि पेरेंट्स की ग्रीवांसेस और उन सब की ग्रीवांसेस को मिला करके सुना जा सके। आज तक हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल से लगातार इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। चीफ सेक्रेटरी तक हम लोगों ने काफ़ी पहुंचाने की कोशिश की है और बहुत सारे इनको एप्लीकेशंस वगैरह भेजे हैं, चीफ मिनिस्टर को भेजे हैं, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं होता। जो डीएम है यहाँ पर क्योंकि लॉबी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी लॉबी है कि उसके सामने आप लोगों के कोई लॉबिंग नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। जनता की ताकत जो है ना वो सबसे सुप्रीम है। जब जनता अपनी अप्लाई करती है ना ताकत को तो बड़े बड़े ढीले हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कब करेगी? लेकिन वो जरूरत है बिंदास, जो आप बिंदास कह रहे हैं ना, तो लोग बिंदास की तरह जो है ना हम तो उठा रहे हैं और हम उठाएंगे। देखिए स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है ना उसके अंदर 50% से ज्यादा
प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटी में डाल दीजिए पेरेंट्स को, देखिए पूरा लगाम लग जाएगा। लेकिन इसके लिए कानून की जरूरत है। देश की जो पेरेंट्स हैं उनको मांग करनी चाहिए केंद्रीय सरकार से कि वो तुरंत कानून लाएं और पूरी तरीके से लगाम करें और उसमें सख्त रखें। अगर कोई गड़बड़ी करता है 10 साल के लिए जेल भेज दीजिए, आप सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज कानून नहीं है, जो सरकारें हैं वो नेताओं के साथ जुड़ी हुई हैं, नेता जो है प्राइवेट स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी जो है वो लुटने के लिए खुला छोड़ रखा है। बिल्कुल, एक सूचना भी हमारे पास है जिसको उपाय के तौर पर मुझे लगता है कि अगर स्कूल ये करे, आप लोग क्या राय देते हैं बताइए। जैसे एपीजे स्कूल है, नोएडा में है, या देश में ऐसे कई स्कूल हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जगह है, अच्छा अच्छा ऑडिटोरियम है, जो कि आपके हमारे पैसे से बने, इसी फी से बने। क्या उनका कुछ स्कूलों की छुट्टियों के दौरान व्यावसायिक उपयोग करके उस आमदनी का भी उपयोग नहीं हो सकता फीस कम करने में? नहीं, वो हो सकता है। देखिए, वो तो हर तरीके से लूटने में ही लगे हैं ना। अगर वो जिस दिन उनका लूटने का जो वो दिमागी वो है बीमारी वो खत्म हो जाए तो मुझे लगता है इस देश में प्रॉब्लम ही नहीं हो। ये सारी लड़ाई इसीलिए शुरू हुई है। इसका अशोक जी, इसका मतलब यह है कि जब तक हम देते रहेंगे वो विकल्पों पर विचार नहीं करेंगे। आप देना बंद करिए, विकल्पों पर विचार शुरू हो जाए। देश में कानून की जरूरत है, इस वक्त कानून की जरूरत है। यूपी में किसी तरीके का कोई कानून नहीं है इनको फीस रेगुलेट करने का। जब ये फीस बढ़ाते हैं, यूपी में तो कानून आने के बाद भी क्या होगा हम समझ सकते हैं। यूपी में तो कानून के बाद भी क्या होगा हम समझ सकते हैं। चलिए, एक महिला कॉलर अपनी बात को कहना चाहती है, हम सुनते हैं। जय हिंद। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम देखें, अब ये चेंज आया है कि सरकारी स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, पहले तो होती थी, और उसी का फायदा पब्लिक स्कूल उठा रहे हैं। उनको पता है कि सरकारी स्कूल में तो कोई जाएगा नहीं, तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं। और सर, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, मेरा बहुत मुश्किल से कॉल लगा है। मेरे रिक्वेस्ट है कि आप जो डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं ना चैनल पर शहीदों के ऊपर, जैसे वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, हम चाहते हैं कि आप हर संडे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाइए फिल्मों की तरह। बिल्कुल, हम जरूर दिखाएंगे। और मैं आज के इस कार्यक्रम से ये बात भी सारे अभिभावकों को, दर्शकों को, स्टूडेंट्स को जो देख रहे उन सबको कहना चाहूँगा कि हम अपने चैनल से भी शिक्षा के सुधार की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि देश भर की जो अभिभावकों के संगठन है, जो शिक्षा में जुड़े अच्छे लोग हैं, वो हमारे साथ आए और हम हर हफ्ते आपके सामने, पहले हफ्ते से शुरू करते, फिर रोजाना पर भी आगे आकर आ जा सकता है कि हमारे बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें कैसी जा सकती है जो बच्चों के लिए, मतलब कल के हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी। हम जरा उपाय पर नजर डालते हैं, क्या उपाय हो सकता है। सीबीएसई मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों के लाइसेंस रद्द हों। जो प्राइवेट स्कूल सीबीएसई के मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन पर सीबीएसई बोर्ड कार्रवाई करे, क्योंकि इससे बोर्ड की भी बदनामी हो रही है। प्राधिकरण सस्ती जमीन लेने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सख्त हो। जिन प्राइवेट स्कूलों ने प्राधिकरण से जमीन सस्ते दामों पर लेकर स्कूल चलाया है उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, क्योंकि इन स्कूलों ने जमीन लेते समय कहा था कि हम गरीब और स्थानीय गांव के बच्चों को भी अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ा कोई नहीं रहा। अभिभावकों की मांग पर स्कूलों की सघन जांच हो। अभिभावक स्कूलों की सघन जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन स्कूलों में कई जगह और कई तरीके से गैर कानूनी वसूली हो रही है। कोर्ट के नियमों का सख्ती से पालन कराए प्रशासन। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों पर कई बार सख्ती दिखाई है। कोर्ट का निर्णय अभिभावकों के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन प्रशासन इन नियमों को सख्ती से लागू नहीं करा पाता। हमारे साथ पूरा जो पैनल है, मैं आप लोगों का आभारी हूं। बोलने के और बताने के कई मुद्दे एक घंटे में पूरे हम नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों ने प्रयास किया। पहले तो मैं आपका इसलिए भी आभारी हूं कि आपने कम से कम आवाज़ उठाने का साहस तो किया। नहीं तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि शिक्षकों के खिलाफ, स्कूली प्रतिष्ठानों के खिलाफ बोलना ही नहीं है, और बिल्कुल हम मुंह बंद करके और सारे विचार बंद करके इन लोगों की जो मनमानी अब तक झेलते आए हैं। इसी कारण 2,500 गुना की फीस की बढ़ोतरी हम झेल चुके हैं। अब ये बात केवल फीस तक की नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो फीस को फिर भी अफोर्ड करते हैं। बात नियत की है, और बात नियत पर जब आती है तो उस नियत का ज़रूर उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर कैंसर में तब्दील हो जाती है। मैं आप पांचों अभिभावकों का आभारी हूं। करोड़ों की संख्या में कार्यक्रम को देख रहे आप सभी लोगों का भी आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और ऐसे मुद्दों पर अपनी बात को रखा। हम इस मुद्दे को आगे भी जारी रखेंगे। आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बिंदास के पहले और बाद में हमने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, चलते चलते। इस कार्यक्रम को भी आप देखें, लोगों को भी बताएं, अपनी प्रतिक्रियाओं को दें, और खास करके बिंदास में और सुदर्शन के अन्य कार्यक्रमों में, समाचारों में
आपसे जुड़े हुए मुद्दे बढ़े, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों को द्वारा हम तक जुड़कर अपनी बात को पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।